Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज़ में फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सिर्फ एक वीडियो और आएगी फिजिकल केमिस्ट्री में, क्वांटम केमिस्ट्री की, ठीक है। इसके अलावा हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सारे चैप्टर्स को मिला के एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहीं से क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। अब इस वाले चैप्टर में आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि CSIR नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो ऐसे आपको ना बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ से कई बार थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, आपको बताना होगा लेट्स से अमोनिया है, तो ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, क्या ये ओब्लेट है, प्रोलेट है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सब पूछते हैं, ठीक है। आपको ये आना चाहिए। इसके अलावा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या ये माइक्रोवेव एक्टिव होगा या फिर ये रोटेशनल रमन में हमें दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी पे भी फोकस करना है, ठीक है। जिसने पहले पढ़ा हुआ है आपको समझ में आएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जिसने नहीं पढ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बताएं साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आप पूरी देखेंगे और अपना फीडबैक मुझे पक्का बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्रैश कोर्स की थ्योरी वाली वीडियो, ठीक है। इसके नेक्स्ट में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे जैसे अभी तक हमने ट्रेंड फॉलो किया, बिल्कुल उसी तरीके से इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे सारे कंसेप्ट्स जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर हम बात करें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर की, तो देखो ऑन एन एवरेज इसमें मतलब ऐसा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। सारे फॉर्मूला ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड हैं, सारे टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 6 to 12 बल्कि 8 to 12 मार्क्स की पूछी ही जाती है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा चैप्टर भी नहीं है कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। मतलब आप 8 to 12 मार्क्स इजीली ले सकते हो सिर्फ ये चैप्टर करने से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कर देखो। अच्छा, पहले इसमें देखोगे, देखो ये डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ऑलमोस्ट हर बार इससे पूछा जाता है। एक मेन टॉपिक है आपका आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे इफेक्ट आता है आपके स्पेक्ट्रा पे, एनर्जीज पे, वो सब आएगा। एक आते हैं आपकी IR और रमन एक्टिविटी, ग्रुप थ्योरी वाली नहीं, यहाँ पे IR रमन एक्टिविटी, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है ना, वहाँ से आता है। और एक आपका टॉपिक आता है ये स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन रमन स्पेक्ट्रा से। ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है और ये बहुत इजी है, सच में बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। मेन आपका ये। और हाँ, एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर डिटरमिन करनी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, और आपको उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा दिया जाता है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला नहीं, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल है, पॉलीएटमिक है, उसके आपको IR और रमन बैंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको बताना होगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या प्रोबेबल स्ट्रक्चर है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली लाई कहाँ करेगी, माइक्रोवेव रीजन, मतलब ऑब्जर्व कहाँ करेंगे हम इसको, माइक्रोवेव रेडिएशंस में, ठीक है। उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, वो किसकी वजह से आती है, जो भी आपका मॉलिक्यूल आप ले रहे हो अंडर स्टडी, उसका रोटेशन होता है। आप ऑब्वियसली उसको एनर्जी दोगे तो वो कुछ एक्साइट होगा, मतलब उसके पास भी कुछ एनर्जी आएगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आपने दी, वहाँ से उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। और यहाँ पे हम बेसिकली रोटेशन की बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इतना समझ में आ गया। इसके बाद होता क्या है, इसकी अगर हम एक्टिविटी की बात करें कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होंगे, तो सिर्फ ऐसा समझ लो जिनके रोटेशन से अगर हम उन मॉलिक्यूल्स का रोटेशन करवाएं तो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, बल्कि इसको और इजीली आप समझ सकते हो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे समझो, जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, जितने भी मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है वो सारे क्या हैं, एक्टिव होंगे आपके रोटेशनल रीजन में, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, देखो ये वाले भी कई बार आ जाते हैं कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, उसका टाइप पूछ लिया जाएगा, या आपको टाइप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन सब में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इस पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग करता है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है लीनियर मॉलिक्यूल। एज द नेम सजेस्ट, कुछ ऐसा लीनियर होगा, ये हो गया लीनियर मॉलिक्यूल। अब हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि रोटेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अगर आप नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हो तो आप कंसीडर क्या करते हो, मास, और वही अगर उसका करस्पॉन्डिंग आप रोटेशन में देखोगे वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप नॉर्मल ट्रांसलेशन की बात करोगे यू विल बी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, लेकिन अगर आप रोटेशन की बात करोगे देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, इस तरीके से मान लो 3 एक्सिस है। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है कौन सी एक्स कौन सी वाई कौन सी जेड, हम आर्बिट्ररली डिफाइन करते हैं और ये आपको हो सकता है एग्जाम में डिफरेंट करके भी मेंशन हो, है ना। तो इस चीज़ का याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अब आप इसमें देखो, आप मॉलिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए लेते हो, मॉलिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर आई लेते हो और फिर इसका रोटेशन करवाओ, है ना, इस मॉलिक्यूल का रोटेशन करवाओ, कोई चेंज आएगा डायपोल मूवमेंट में? नहीं आएगा, है ना। और वैसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कोई वो नहीं आएगा, इसके अलोंग जीरो होगा, इसके अलोंग जीरो ऐसे होगा, ये हम डिफाइन करते हैं म्यू आर स्क्वायर से, ठीक है, म्यू आर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। और ये आर बेसिकली हमारी बॉन्ड लेंथ हो गई, लेकिन यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, आई ए मतलब वैल्यू जीरो होगी। अगर हम यहाँ पे इसको माने ये आई ए है हमारा मॉलिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो आई ए की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। और बाकी अगर आप आई बी और आई सी की बात करोगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों? एक तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा और एक इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, तो लीनियर मॉलिक्यूल के तो ये दोनों सही है, मतलब सेम है, सॉरी। तो आई बी इक्वल्स टू आई सी एंड आई ए इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया आपका लीनियर मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल देने की वैसे नीड नहीं है, HCl, ठीक है, O2, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड आते हैं आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स जिनकी परफेक्ट ज्योमेट्री, जैसे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल या आइकोसाहेड्रल, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री है, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, उनको वो आते हैं हमारे परफेक्ट स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अभी अगर हम अपने स्कोप में बात करें तो ये आएंगे आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में। टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल CCl4, ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल SF6, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के। अगर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सिमेट्रिक, अच्छा इसकी बात करें, इसमें अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी, ऐसे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। मतलब ये क्लासिफिकेशन जो है ना बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आपके मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। इट मीन्स हर एक्सिस के अलोंग जब आप रोटेशन कराओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, ठीक है। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करेंगे तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में कोई भी दो इक्वल होंगे। अब ये आपको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि आई ए जेड के अलोंग या किसके अलोंग है, बस कोई भी दो इक्वल होंगे और तीसरा जो है अनइक्वल होगा, ठीक है, एनी टू इक्वल एंड थर्ड वन इज अनइक्वल। अब इसमें आपके दो टाइप आते हैं, सबसे पहला है आपका प्रोलेट एंड सेकेंड वन इज ऑब्लेट। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, जो प्रोलेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोलेट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा और इसके केस में भी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। फिर डिफरेंस कहाँ हुआ? डिफरेंस हुआ कि किसी CN टाइप के सी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। जो हमने पॉइंट ग्रुप्स पढ़े थे ग्रुप थ्योरी वाली क्लास में, वहाँ पे हमने C3V C2V ये सब पॉइंट ग्रुप्स देखे थे, C4V। तो अगर कोई इस तरीके का है C3V C4V तो वो बिलोंग करेगा प्रोलेट में। और अगर पॉइंट ग्रुप कुछ D टाइप हुआ, ठीक है, D टाइप, जैसे D4H D2 तो नहीं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, D4H D5H, ठीक है, अगर उस टाइप का कोई मॉलिक्यूल हुआ तो वो आपका बिलोंग करेगा ऑब्लेट में, है ना, ऑब्लेट में बिलोंग करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे एलीन का, ठीक है। एलीन में क्या होता है? C2 एक्सिस प्लस S4 एक्सिस, तो ये भी इसी में आपके सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में आती है। और अगर एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लास्ट हमारे पास क्या ही केस बचा? लास्ट हमारे पास बचा आई ए नॉट इक्वल टू आई बी नॉट इक्वल टू आई सी, ये होंगे आपके सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। और इसमें कौन से बिलोंग करेंगे? जिनकी प्रिंसिपल एक्सिस 2 के इक्वल होगी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपका, ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? C2, n की वैल्यू क्या है? 2। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके एसिमेट्रिक टॉप में लाई करेंगे। अब अगर हम बात करें इन सब में एक्टिविटी की,
लीनियर में कौन से एक्टिव होंगे, जहाँ पे परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। अगर हम इसी की बात कर लें HCl एंड H2O, तो HCl में एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है क्योंकि ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम O2 की बात करें तो इसमें तो कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, इसका तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इसका म्यू 0 के इक्वल है, तो ये इनएक्टिव होगा और ये एक्टिव होगा। अगर हम स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की बात करें, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में क्योंकि ऑब्वियसली सिमेट्री है, प्रॉपर सिमेट्रिक है वो, तो उसकी वजह से जो भी डायपोल मूवमेंट होगा रिजल्टेंट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट, जो भी रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा। इसीलिए जितने भी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ही इनएक्टिव होंगे। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स विल बी एक्टिव, ठीक है ना। आपको मतलब बस यही देखना है कि उसमें कहीं से भी कैसे भी सारे एक्टिव हों, ये भी कंपलसरी नहीं है। मे बी आपकी कोई सिमेट्री इस तरीके से हो मॉलिक्यूल की कि म्यू कैंसिल हो रहा हो, तो इन जनरल आप बस जनरलाइज करके यहाँ पे ये लिख सकते हो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ये आपकी बेस लाइन रहेगी पूरे में। कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है दैट विल बी एक्टिव इन माइक्रोवेव रीजन और दैट विल गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, है ना। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन हो रहा है वहाँ से हम निकालते हैं, वही करस्पॉन्डिंग से देखो, जैसे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिमिलरली मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ये स्क्वायर, ठीक है। अब म्यू यहाँ पे क्या है, रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास निकालने के डिफरेंट फॉर्मूला हो सकते हैं। अगर हम निकालें किसी लीनियर AB टाइप मॉलिक्यूल के लिए, अगर हम किसी AB टाइप मॉलिक्यूल के लिए निकालें तो वहाँ से हमारा रिड्यूस मास आता है उसका MA/MB अपॉन MA प्लस MB, ये हो गया आपका रिड्यूस मास वहाँ से, ठीक है। और अगर कोई आप इस टाइप के मॉलिक्यूल का निकालो AAB या ABC कर लो, ज़रूरी नहीं है AAB हो, इसको ऐसे कर लो ABC, इस टाइप का अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो HCN का एग्जाम्पल ले लो, HCN, ठीक है। अगर इसका निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, म्यू इज इक्वल टू, इसका मास हमने मान लिया MA, इसका मास हमने मान लिया MB और इसका मास हो गया MC, डिस्टेंस RAB RBC। अब लिखो इसको MA की डिस्टेंस क्या है, ये RAB, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस MC इंटू RBC स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस नहीं, ये आएगा आपका माइनस, ये दोनों टर्म्स वापस अंदर लिख दो। अब इनके पास माइनस का साइन लगा दो बस, RAB स्क्वायर माइनस MCRCB स्क्वायर या RBC स्क्वायर, बात ही एक है, अपॉन MA प्लस MB प्लस MC, है ना। अब इसके आप यूनिट्स भी देख सकते हो, देखो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये आएगी आपकी, ये यहाँ पे शायद A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मास की यूनिट एक कैंसिल हो जाएगी ना, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आएगा ऐसे, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मास की स्क्वायर की यूनिट आएगी और नीचे से मास की एक यूनिट कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आ गया आपका ओवरऑल ये फॉर्मूला। अगर आपको किसी इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो, ABC टाइप के लिए, आप एक बार नोट करो। आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ऐसे देखो, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आएंगे कहाँ से, ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्वांटम मैकेनिकली इसको निकाला जाता है। जैसे हम क्वांटम में पढ़ेंगे भी, जो अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं V+12hν, मतलब यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज आएंगी ना वो सब क्वांटम मैकेनिकली डेराइव्ड है। अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में एनर्जी विल बी इक्वल टू BJ इंटू J+1, BJ इंटू J+1। अब ये इसकी दो यूनिट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप B को कैसे कर रहे हो डिनोट। अगर आप B को लिखते हो H/8π² IC, तो यहाँ से आपकी यूनिट आएगी
सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप b को लिखते हो h/8 पाई स्क्वायर आई और ये हुआ h स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी आएगी यूनिट जूल्स। अगर आप b की वैल्यू यहाँ पे ये वाली रखोगे तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आएगी इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर आप b की वैल्यू ये वाली रखोगे तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ जूल। अब j क्या है? j इज़ रोटेशनल क्वांटम नंबर। जैसे हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर देखते हैं, ठीक है, 1D बॉक्स में nx ny nz वो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो ये होगा रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ से ये आएगा हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कहाँ से होगी? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू होगी यहाँ से। तो अगर हम E0 निकालें, ठीक है, अगर हम E0 निकालें, इसको हम EJ की तरीके से अगर डिफाइन करें और यहाँ पे E0 निकालें तो क्या होगा? B 0 × 0 + 1, तो ये आ गया आपका 0। E1 अगर आप निकालोगे, E1 विल बी इक्वल टू B 1 × 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 2B। E2 इज इक्वल्स टू B 2 × 2 + 1, दिस इज 6B। ऐसे करके आप एनर्जीज निकाल सकते हो, है ना। ये आपकी हो जाएंगी एनर्जीज किसकी? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की। अब अगर आप रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करना चाहोगे, चलो ये हमने ड्रॉ कर दिया E = 0 के लिए। अगर ये 0 पे है, वो 2B पे है, ठीक है, हमने उसको 2B पे दिखा दिया। नेक्स्ट कितना है? 6B पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ तो 2B का गैप था, ये गैप 2B है, लेकिन ये गैप 4B है, समझ रहे हो। ये गैप 4B है तो इससे डबल होगा, कहीं यहाँ लाई करेगा। इस तरीके से इससे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होगा वो कहीं और ऊपर लाई करेगा, क्योंकि B की वैल्यू अरिथमेटिकली नहीं इंक्रीज हो रहा है ना गैप, तो वो कहीं यहाँ लाई करेगा। ये हो गया आपका J0 1 2 3। इस तरीके से अगर E3 भी निकालनी हो तो E3 इज इक्वल्स टू B 3 × 3 + 1, ठीक है, 4, और ये हो गया आपका 12B। इसकी एनर्जी 12B 6B 2B। अब आप मान लो कोई भी आपको ट्रांजिशन करवानी है कैसी भी, तो उसके आपकी हमेशा ट्रांजिशन किसके अकॉर्डिंग होंगे? कुछ सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग। कोई भी आप ट्रांजिशन करवाओगे उनमें कुछ ना कुछ सिलेक्शन रूल ज़रूर होंगे। यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल फॉलो होता है दैट इज़ डेल्टा J इज इक्वल्स टू ±1, है ना। मतलब आप यहाँ से यहाँ तो जा सकते हो, पर अगर आप चाहो कि J0 से डायरेक्टली J2 में चले जाओ, दैट इज़ नॉट अलाउड। आप 1 से 2 में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन 1 से 3 में नहीं जा सकते हो। आप 2 से 3 में जा सकते हो, बट 1 से 3 में या 2 से 4 में नहीं जा सकते, समझ रहे हो। ऐसे जब अगर आप नीचे आएंगे, आप मतलब मॉलिक्यूल का डी एक्साइटेशन होगा तो ऐसे तो आ सकता है, लेकिन 3 से 1 में नहीं आएगा। सिमिलरली ये और ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से ऐसे समझ लो। ऐसा नहीं है डायरेक्टली 3 से 0 पे आ गया या डायरेक्टली 0 से 3 पे चला गया। दिस इज अगेंस्ट द सिलेक्शन रूल, और ये है आपका सिलेक्शन रूल किसके लिए? अच्छा, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो सारी बात है रिजिड रोटर के लिए। रिजिड रोटर का मतलब ये कि जो भी आपका बॉन्ड, जो भी मॉलिक्यूल रोटेट करेगा उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ एकदम रिजिड है, फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। आर है तो आर ही रहेगी, आप किसी भी एनर्जी लेवल पे ले जाओ। लेकिन एक्चुअली क्या है, आप अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो बॉन्ड तो ऑब्वियसली बात है डिस्टॉर्ट तो होगा ही ना थोड़ा बहुत। आपने उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिया, वो विगरसली मूव करेगा और उस वजह से इवन टूट भी सकता है बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएंगे हमारी सिलेक्शन और ये हो जाएंगे पॉसिबल ट्रांजिशंस। अगर आप किसी भी एक ट्रांजिशन के लिए निकालो, इन जनरल अगर हम निकाल लें, अगर कोई भी हमारा J+1 से J में आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा करो एक्साइटेशन की अगर हम बात करें, अगर हम लिखें डेल्टा J इज इक्वल्स टू +1, तो J से अगर कोई J+1 में हो रहा है ट्रांजिशन तो उसकी एनर्जी क्या होगी? EJ+1 माइनस EJ, उतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी। इसकी क्या होगी? B J+1 × J+2, ठीक है, माइनस B J × J+1। इसको करो सॉल्व, BJ+1 लो कॉमन, ये क्या बचा? J+2 माइनस J, इससे ये कैंसिल, दिस इज 2B J+1। और एक चीज़ याद रखना, हाँ, यहाँ मैक्सिमम मिस्टेक होती है। यहाँ पे J वैल्यू कौन सी है? लोअर लेवल की। J लोअर लेवल का है क्वांटम नंबर।
आप अगर 2 से 3 ट्रांजिशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जे वैल्यू होगी 2, लोअर लेवल वाला क्वांटम नंबर होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। तो ये आपका इन जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आप यहाँ से जे वैल्यू रख के किसी भी पर्टिकुलर जो आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन हो रहा होगा, उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की। देखो बी क्या था हमारा, h/8π²IC। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में बात करें, अब I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करा था हमने, μr²। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप एटम्स चेंज कर दोगे, आइसोटोप का मतलब क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर जिनका मास डिफरेंट हो। और म्यू हमारा मास से इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप मान लो कि आपने किसी लाइटर आइसोटोप से कर दिया सब्स्टिट्यूशन, किसी का मास, कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसका मास 24 है, अब आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसके आइसोटोप से, लेट से जिसका मास 22 है, आपने लाइटर आइसोटोप से कर दिया उसको क्या, रिप्लेस उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा डिक्रीज। इसके डिक्रीज होने से क्या होगा, I डिक्रीज होगा, और I के डिक्रीज होने से क्या होगा, B की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ये कौन सा केस है, जब आप लाइटर आइसोटोप ले रहे हो। ठीक है, यूजुअली हम हैवियर आइसोटोप का पढ़ते हैं, और अगर कभी गलती से एग्जाम में आ गया लाइटर आइसोटोप के लिए तो ब्लंडर मिस्टेक करके आओगे, आता हुआ गलत करके आओगे अगर रटा हुआ है तो। ठीक है, तो समझो पहले उस चीज़ को। लाइटर आइसोटोप के लिए ये हो गया। सिमिलरली अगर आप हैवियर आइसोटोप के लिए जाएंगे, अगर आप हैवियर आइसोटोप के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हैवियर है तो म्यू इंक्रीज होगा, है ना, म्यू इंक्रीज होगा। म्यू इंक्रीज होने की वजह से क्या है, आई इंक्रीज होगा। आई इंक्रीज होने की वजह से क्या है, बी डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। अब बी की ही वैल्यू से किस पे फर्क पड़ रहा है, फाइनली हमारी एनर्जी पे। अगर हम लाइटर आइसोटोप के लिए लें, अगर इसी में ड्रॉ करना चाहें, इसी में करते हैं, ठीक है। अगर पिंक से मैं डिनोट कर दूं लाइटर आइसोटोप, तो लाइटर आइसोटोप के लिए बी की वैल्यू क्या हुई थी, बी की वैल्यू हुई थी इंक्रीज। ठीक है, लाइटर आइसोटोप के लिए बी की वैल्यू हुई थी इंक्रीज। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो जीरो लेवल तो वहीं रहेगा, जीरो कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं रहेगा। 1 थोड़ा ऊपर हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू हो गई है अब इंक्रीज। ठीक है, 2 थोड़ा और ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, और j इज इक्वल्स टू 3 कहीं और ऊपर लाई करेगा। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड सिचुएशन है, सिर्फ इतना समझो कि अगर हमने लाइटर आइसोटोप से करा है तो एनर्जी स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएंगी। इन द सेम वे अगर हम क्या करें, अगर हम कर दें हैवियर आइसोटोप से, अगर हम कर दें इसको हैवियर आइसोटोप से, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हैवियर आइसोटोप से करा तो अगेन जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये नीचे हो जाएगा इसका, क्योंकि बी वैल्यू कम है। इसकी एनर्जी कितनी है 2b, अब बी की वैल्यू कम है तो 2b की वैल्यू भी कम होगी। सिमिलरली इनके बीच में तो 2b वाला गैप मेंटेन रहेगा, इनके बीच में गैप मेंटेन रहेगा, 2b नहीं, यहाँ पे तो गैप 4b है, इनके बीच में गैप मेंटेन रहेगा, बट इनका गैप डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, ये मतलब एनर्जी लेवल नीचे आ जाएंगे और गैप वही रहेगा। आपने देखो यहाँ पे बात करी है इसकी, ये 2b है हैवियर के लिए, दिस इज 4b, दिस इज 6b, ये एनर्जी गैप है। ठीक है, एनर्जी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर लेवल की, दिस इज एनर्जी गैप। आगे समझ में, पिंक वाला आपका हैवियर लाइटर आइसोटोप के लिए, ब्लू आपने जो नॉर्मल एक कंसीडर किया, और जो ग्रीन वाला है वो है आपका हैवियर आइसोटोप के लिए। ठीक है, इस सिमिलरली इनकी एनर्जी लेवल्स कम होंगे, एनर्जी लेवल्स कम होंगे तो स्पेसिंग में भी फ़र्क आएगा। अगर आप कोई भी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप कोई भी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें किसके स्पेक्ट्रा आता ही क्यों है, एनर्जी की वजह से। सारा लेना देना, सारा खेल एनर्जी का है। जब एनर्जी डिफरेंट हो गई तो आपका स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम इसमें बात करें, कुछ ऐसा दिखता है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन मत ले लेना कि इनकी सबकी इंटेंसिटी सेम है, ये सिर्फ पोजीशन है, पोजीशन है लाइंस की। अभी लाइंस आई कैसे, एक बार ये और देख लो। देखो अगर हम इसी की बात करें, अभी हम अपना नॉर्मल जो हमने ब्लू वाला कंसीडर करके चला था ना, उसको लेते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ करा रहे हो तो 2b का गैप है ना, कोई ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ करा रहे हो
4b का गैप है, और कोई ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ करा रहे हो तो 6b का गैप है। मतलब इन्हीं गैप्स के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी है, और इन्हीं एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रा देखने मिलेगा। मतलब 0 पे तो आपकी कोई लाइन नहीं आएगी, बट 2b पे आपकी एक लाइन आएगी, ठीक है। 2b पे आपकी एक लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी 4b पे, और नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी 6b पे, इस तरीके से। अब बात यह है कि इनके बीच का गैप ये 2b के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना कि एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप 2b के इक्वल नहीं होता है। कई बार यहाँ पे गलती होती है, एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप 2b के इक्वल नहीं होता है। क्या होता है, जो हमारा स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप 2b होता है, ठीक है। ऐसे देखो, ये एनर्जी गैप अरिथमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी गैप अरिथमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, और इसका कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट गैप के साथ आगे बढ़ रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें हम एक नॉर्मल, अगर हमने स्पेक्ट्रम मान लिया किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ये आया, ये 0 to 1 में ट्रांजिशन हुआ 2b का गैप, 1 to 2 में हुआ 4b, देन 6b, और ये पर्टिकुलर ये आपके पीक्स हैं, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में। अगर आप बात करो, हमने पिंक से डिनोट किया था, हैवियर लाइटर के लिए शायद पिंक से ही किया था, तो अगर आप लाइटर के लिए बात करेंगे तो उसका 2b कहीं यहाँ लाई करेगा। अगर आप लाइटर के लिए बात करोगे तो उसका 2b कहीं यहाँ लाई करेगा, उसको 2b डैश बोल लो, कंफ्यूज ना करने के लिए 2b डैश बोल लो। लाइटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्यों करेगा, लाइटर की बात कर रहे हैं तो b वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो कहीं यहाँ लाई करेगा। 4b के लिए अगेन 2b का गैप कहीं यहाँ लाई करेगा, देन 6b थोड़ा और आगे। मतलब ये वाला जो गैप है ना, ऐसे देखना, ये वाला जो गैप है, ये 2b, ये कांस्टेंट रह रहा है, ये लाइंस का गैप कांस्टेंट रह रहा है अगर हम लाइटर आइसोटोप की बात करें। सिमिलरली अगर हम बात करें हैवियर आइसोटोप्स की, अगर हमने हैवियर आइसोटोप्स ली तो उसका 2b यहाँ कहीं लाई करेगा। अगेन इनके बीच में स्पेसिंग भी कम होगी, है ना, इनके बीच में स्पेसिंग भी कम होगी। अब ये मिस्टेक मत करना, ये 2 के लिए है यहाँ पे, मतलब यहाँ इसकी सेकेंड लाइन है और यहाँ पे येलो वाली थर्ड लाइन है ना। ये हो गया आपका हैवियर आइसोटोप के लिए, 2b डैश हैवियर के लिए मान लो, और 2b डबल डैश लाइटर के लिए मान लो, और 2b आपका, 2b भी ज़रूरत नहीं है, b लिखो। तो आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, b डबल डैश की, क्योंकि वो आपने माना है लाइटर के लिए। उसके बाद वैल्यू होगी b, और सबसे कम वैल्यू होगी b डैश की, क्योंकि वो है हैवियर के लिए। दिस इज़ फॉर हैवियर आइसोटोप एंड दिस इज़ फॉर लाइटर आइसोटोप। आ गई इतनी बात समझ में। और अब हम इसमें देखो, ये ऐसे, ये क्या है, पीक्स का मतलब क्या है, पीक ये बेसिकली इंटेंसिटी बता रही है आपको कि ये लाइन हमारी सबसे ज़्यादा इंटेंस है। अब इंटेंसिटी किससे रिलेट करती है, आपकी पॉपुलेशन से, है ना। इंटेंसिटी पॉपुलेशन से रिलेट करती है। कैसे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, तो वहाँ पे हम उसके जो ड्रॉबैक, कंक्लूजन, देन आइंस्टीन वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि जो भी हमारी इंटेंसिटी है, जो हमारी रेडिएशंस इंसिडेंट हो रही हैं, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, है ना। मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुई, जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। अब यहाँ पे देखो, जितने ज़्यादा एटम्स का ट्रांजिशन होगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी स्पेक्ट्रल लाइंस की, जितने ज़्यादा एटम्स का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है 4 to 5, इस ट्रांजिशन में, मतलब 4 to 5 वाला जो ट्रांजिशन है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन भी मैक्सिमम है। मतलब अगर कोई E4 से E5 में जा रहा है और उसकी मैक्सिमम है इंटेंसिटी, इसका मतलब E4 जो लेवल है, बल्कि E4 एनर्जी वाले जो भी लेवल्स हैं उसमें आपकी पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी। ऑब्वियसली पॉपुलेशन मैक्सिमम है तभी तो ट्रांजिशन मैक्सिमम होंगे। अगर पॉपुलेशन ही 2 है तो ट्रांजिशन तो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। आगे बात समझ में। अब ये इंटेंसिटी किन किन चीज़ों से गवर्न होती है वो मेन चीज़ है देखना, है ना। अब अगर हम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो बेसिकली ये किन किन चीज़ों से गवर्न होगी। ऑब्वियस इतना तो समझ में आ गया कि पॉपुलेशन से गवर्न होगी। अब पॉपुलेशन कैसे गवर्न करते हो, ये हमारा एक बेसिक हमें पता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही कम पॉपुलेशन, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, और वो किस में रहना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में, कम एनर्जी पे रहना चाहेगा। तो जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी उतनी ही कम पॉपुलेशन होगी। एक तो ये बात समझ में आ गई। तो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, बी वैल्यू पे। जितनी ज़्यादा बी वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा हायर जे वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी, है ना। हम एनर्जी ऐसी तो दे रहे थे, E = B J+1, जितनी ज़्यादा J वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा B वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, J वैल्यू की अगर हम बात करें
इसकी डीजेनरेसी होती है 2J+1। डीजेनरेसी का कंसेप्ट पता है? डीजेनरेसी मतलब कि एक पर्टिकुलर एनर्जी को एक्वायर करने वाले या एक पर्टिकुलर एनर्जी पे कितने एनर्जी लेवल्स हैं। अगर हम ओवरऑल लिखना चाहें पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 2J+1 e⁻⁻ (e/kT), EJ/kT। E आपकी एनर्जी है, ठीक है, E आपकी एनर्जी है किसमें, किसकी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, जिसका क्वांटम नंबर J है। अब एक चीज़ याद करना, जब भी आप इस तरीके के एक्सप्रेशन सॉल्व करो, कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो अंडरस्टूड है ये, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व करो तो इसका आप यूनिटलेस रखोगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ भी यूनिटलेस ही आएगा, है ना, यूनिटलेस आएगा। कैसे? E आपने रखा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या होती है, जूल पर केल्विन, इनटू टेम्परेचर है यहाँ पे, इनटू में तो यहाँ पे केल्विन, इससे तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जब भी आप ये वाली एनर्जी रखोगे आप हमेशा जूल्स में रखोगे, जिससे कि ये और ये कैंसिल हो जाए। अगर आपको एनर्जी सेंटीमीटर इन्वर्स में गिवन है तो उसको जूल में कन्वर्ट करो। कैसे? देखो, अगर जूल में है तो सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करोगे, उसको डिवाइड बाई HC करके, ठीक है, डिवाइड बाई HC कर दो, वो हो जाएगी सेंटीमीटर इन्वर्स में। और अगर सेंटीमीटर इन्वर्स को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई HC कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई HC कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं ग्राफ की, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन रहता कैसे है। अगर आप बात करो ऐसे, यहाँ पे अगर आपने लिखी पॉपुलेशन, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप J वैल्यू, ठीक है। तो पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से वैरी करती है, मतलब एक टाइम तक तो J के साथ इंक्रीज करी, फिर क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन नेगेटिव में है फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। कुछ ऐसे समझने का ट्राई करना कि यहाँ से J के साथ इंक्रीज करेगी, ठीक है, N J के साथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे आना चाहिए था। समझ रहे हो? तो ये आपका ओवरऑल ग्राफ इस तरीके से आता है। अब अगर आप बात करो किसी पर्टिकुलर 2B वैल्यू की, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे इसका मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ लाई कर रही है इस पर्टिकुलर J वैल्यू पे, इसकी B वैल्यू मान लो आप कुछ है 2 सेंटीमीटर इन्वर्स, 2 सेंटीमीटर इन्वर्स है। अगर आपने कोई दूसरी B वैल्यू के लिए बात कर रहे हो, दूसरी B वैल्यू का मतलब है कि आपने क्या चेंज कर दिया, मॉलिक्यूल चेंज करोगे तभी तो B वैल्यू चेंज होगी। J तो चेंज नहीं होगा ना मॉलिक्यूल चेंज करने से, B वैल्यू चेंज होगी। आपने मॉलिक्यूल चेंज कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग मान लो 4 सेंटीमीटर इन्वर्स है, 4 सेंटीमीटर इन्वर्स उसकी वैल्यू। अब उसकी B की वैल्यू ज़्यादा हो गई। B की वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मतलब है, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम इस B के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसे, ये हो गया हमारा B = 2 सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए। तो B = 4 सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए क्या है, 0 तो वहीं होगा, ये थोड़ा और ऊपर होगा, ये थोड़ा और ऊपर होगा, ये B किसके लिए होगा, 4 सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए। अब देखो इसकी एनर्जी इससे तो कम है ना ऑब्वियसली, तो इसमें मान लो अगर 4 मॉलिक्यूल रह सकते हैं तो इसमें कितने, 2 ही रह पाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी लोअर एनर्जी पे कहीं आ जाएगी, इसकी कहीं लोअर एनर्जी पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आ जाएगी क्योंकि B वैल्यू ज़्यादा है। लोअर J वैल्यू पे भी आएगी, ठीक है, लोअर J वैल्यू, अब एनर्जी ही तो डिफरेंट है, बाकी J वैल्यू तो ये भी 1 है, J वैल्यू ये भी 1 है, तो इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहीं लोअर एनर्जी लोअर J वैल्यू पे आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप ज़्यादा है, B वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम ड्रॉ करें इसके लिए 4 सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए, तो आपका ये कहीं मान लो इसका मैक्सिमम यहाँ है, इसका कहीं यहाँ लाई करेगा, इस तरीके से समझो, ठीक है, इसका मैक्सिमम कहीं यहाँ लाई करेगा, लेसर J वैल्यू पे ये मोस्ट पॉपुलेटेड होगा, लेसर J वैल्यू पे। और स्टिल देखो उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी क्योंकि उससे क्या है, एनर्जी गैप्स हायर है, एनर्जी भी ज़्यादा है, इस वजह से स्टिल उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, है ना। ये हो गया आपका किसके लिए, B = 4 सेंटीमीटर इन्वर्स, और ये वाला ग्राफ, ये वाली J वैल्यू होगी किसके लिए, B = 2 सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए। अब हमें अगर निकालना हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ लाई करेगी, ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। वैसे तो इस NJ को डिफ्रेंशिएट करके आएगा, उसमें जाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट याद करो कि ऐसी रोटेशनल एनर्जी लेवल की वैल्यू मतलब J वैल्यू वो मैक्सिमम कब होगी, उस पर मैक्सिमम पॉपुलेशन BHC
KT अपॉन 2BHC माइनस 1/2, KT अपॉन 2BHC माइनस 1/2, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, B वैल्यू, ठीक है, B वैल्यू, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट और ये सब आप इसके अकॉर्डिंग रखोगे, ये सेंटीमीटर इनवर्स में तो आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में रखो, यूनिट्स कैंसिल करनी है। क्यों? क्योंकि J आपका एक नंबर है, प्योर नंबर, उसकी कोई यूनिट्स नहीं है। यहाँ से आपका निकल के आएगा कि कौन से J लेवल में आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि J = 0 में आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ डीजनरेसी भी इंक्रीज हो रही है और वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एकमोडेटेड दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो उस वजह से आपकी ऐसे नहीं है कि आप बोल दोगे ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन, नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे केस नहीं है। हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन रूल एंड ज़ीमन इफेक्ट। देखो ज़ीमन इफेक्ट वैसे होता क्या है? ज़ीमन इफेक्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स splitting of energy levels in presence of magnetic field। मतलब आपके कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होंगे ऑब्वियसली किसी भी मॉलिक्यूल के, आपने उस मॉलिक्यूल को रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो भी उसके एनर्जी लेवल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग आएगी। ऐसे क्यों? क्योंकि जब हम J की बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ ऐसे डायरेक्शंस होती हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप मान लो कि आपने कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कुछ अलग तरीके से इंटरैक्ट करेगी। इसको J = 0, इसको ऐसे छोड़, इस वाले एंगुलर मोमेंटम के साथ लेट से P0, P1, P-1, ऐसा है नहीं नोमेनक्लेचर, जस्ट डिनोट करने के लिए कि वो ऊपर साइड है तो उसको 1 लिख दिया, नीचे साइड है -1 लिख दिया। तो ये P0 के साथ अलग इंटरैक्ट करेगा, P1 के साथ अलग करेगा, P-1 के साथ अलग करेगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब इंटरैक्शन अलग हो गई तो एनर्जी डिफरेंट हो गई। अब एनर्जी डिफरेंट हो गई तो स्प्लिटिंग हो गई। जैसे हम वहाँ पे पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेशन में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल वैसा सही समझ लो। और एक और चीज़ आती है यहाँ पे स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके ब्रेक होंगे, डीजनरेसी, एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे, वो होगा स्टार्क इफेक्ट। और अगर आप बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमन इफेक्ट, है ना। अब उसमें सिलेक्शन रूल क्या होता है? देखो अभी हमने पीछे सिलेक्शन रूल देखा था, दैट वॉज डेल्टा J = +-1। यहाँ पे क्या सिलेक्शन रूल होता है? डेल्टा J = 0, +-1 इन द प्रेजेंस ऑफ सम फील्ड, जहाँ आपकी स्प्लिटिंग हो रही हो, जहाँ पे भी आपकी स्प्लिटिंग हो रही हो। ज़ीमन मैग्नेटिक, ठीक है, ज़ीमन मैग्नेटिक। और स्टार्क को स्पार्क से रिलेट कर लो, स्पार्क इज इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो स्टार्क इफेक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, ज़ीमन इफेक्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड में होगा। और उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी डेल्टा J = +-1 होंगी सिलेक्शन रूल। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम उसकी बात करें J = 2 की, तो उसके लिए 2J + 1 मतलब डीजनरेसी कितनी होगी? 5। तो पहले जो J = 2 कुछ इस तरीके से था, 1 2 3 4 5, हाँ कुछ इस तरीके से था। अब उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी कुछ ऐसे, ये हो जाएंगी स्प्लिटिंग, है ना। ये होगा 0 +1 +2 -1 -2, कुछ ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं नॉन रिजिड रोटर की। तो नॉन रिजिड रोटर होता क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि हम रिजिड रोटर की बात करें, मतलब उसका बॉन्ड कम्प्लीटली रिजिड है। अब एक्चुअल में हमें भी पता है कोई बॉन्ड रिजिड नहीं होता, ठीक है। अब कोई बॉन्ड रिजिड नहीं है, मतलब उसका बॉन्ड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो वो हो गया हमारा नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर के केस में डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम एनर्जी कैसे देते हैं? E = BJJ + 1, ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा, BJJ + 1 - DJ + 1 ऐसे स्क्वायर, ठीक है, J² J + 1 स्क्वायर। अब देखो इसके, अब यहाँ तो स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये टर्म डोमिनेट कर जाएगी और एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, है ना। J तो पॉजिटिव है ही है, 0 से लेके ऊपर की वैल्यू से J पॉजिटिव है। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये टर्म बहुत डोमिनेट कर जाएगी, एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। D की जो वैल्यू है ना वो बहुत 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 ही ज़्यादा कम होती है B से। मतलब ये समझो अगर आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना कम हो जाएगी कोई भी चीज़ 10⁻³ से, तो उसी के लगभग प्रोपोर्शनैलिटी में ये कम होती है, ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये कुछ आपकी मान लो 85 है, वो कुछ होगी 0.0008 0.005। तो वो वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है ना, ये कब डोमिनेट करेगी? हायर J वैल्यूज़ पे। ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी हायर J वैल्यूज़ पे।
और ये अगर हम इसको फिजिकली एक्सप्लेन करें, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें इस चीज़ का, तो हायर जे वैल्यू का मतलब क्या है, हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी का मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा बॉन्ड, रिजिड नहीं है तो इलास्टिक है ना, मतलब हायर जे वैल्यू पे ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा विग्रेशन रोटेशन, विगरस रोटेशन, और ज़्यादा विगरस रोटेशन का मतलब क्या है, ज़्यादा इलास्टिसिटी। तो ऑब्वियसली ये टर्म कहाँ डोमिनेट करेगी, हायर जे वैल्यू पे, और ये हमारी क्या अकाउंट कर रही है, हमारी नॉन रिजिडिटी इन द बॉन्ड। डी क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, डी इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, है ना। अगर आपसे मेंशन नहीं है कुछ भी नॉन रिजिड रोटर वगैरह, तो आप हमेशा सिर्फ इतना फॉर्मूला कंसीडर करके चलोगे, है ना। और एक मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है इस पूरे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो आपको क्या दे रखा है, गैप बिटवीन द रोटेशनल लाइंस या फिर गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। और एक गलती होती है, गैप बिटवीन द रोटेशनल लाइन, ठीक है वहाँ तक पहुँच गए, 2b होता है वो गैप, बहुत बार ये मिस्टेक होती है, उस गैप 2b को हम b मान लेते हैं। अगर आपसे बोला गया है कि कोई दो रोटेशनल लाइंस हैं, उनके बीच का गैप है फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर इनवर्स, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये गैप 2b के इक्वल होता है ना, हम हमेशा पढ़ेंगे कॉपी में, बट एग्जाम टाइम पे क्या करेंगे, हम इसको b के इक्वल रख देंगे और कर देंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व। मतलब आप इतनी कैलकुलेशन भी करोगे, कंसेप्ट लगाओगे, टाइम लगाओगे और फिर भी गलत करके आओगे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ये। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो एनर्जी गैप है लेवल्स के बीच का, दैट इंक्रीजेज अरिथमेटिकली, और ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो रहा है उस अरिथमेटिकली, तो उनका डिफरेंस सेम होगा। अरिथमेटिकली समझ में आता है ना, तो अगर अरिथमेटिकली गैप इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, उन दोनों डिजिट्स का सेम होगा, करस्पॉन्डिंग कंजिक्यूटिव डिजिट्स का डिफरेंस सेम होगा, तभी तो ये 2b के इक्वल आएगा ना, सारे गैप्स 2b के इक्वल। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली ये कहाँ होती है, ये आपकी आएगी जैसे हमने रोटेशनल करी माइक्रोवेव में, वाइब्रेशन होती है IR में, ये हमें पता है, ये तो हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो करते हैं, ठीक है वो यहीं से है। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका क्या है, ऑब्वियसली हम मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को काउंट करेंगे, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को देखेंगे। अभी हम क्या देख के आए, रोटेशन, अब हम देखेंगे वाइब्रेशन। यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी की बात करें, वहाँ पे एक्टिविटी कब थी, जब हमारे पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट था, और यहाँ पे एक्टिविटी कब आएगी, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मस्ट चेंज डाइपोल मूवमेंट। मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे अगर डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो वहाँ पे आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा आपको, ठीक है ना। मतलब परमानेंट डाइपोल मूवमेंट वाले तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप बात करो CO2 जैसे मॉलिक्यूल की, उसमें कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर उसकी जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, वो आपको IR स्पेक्ट्रा देगी, क्योंकि वहाँ पे आएगा चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ये कौन से नहीं देंगे, जहाँ पे कितनी वाइब्रेशन करा लो डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होगा। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, होमोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स। आप ले लो O2, कितनी भी वाइब्रेशन करा लो, कंप्रेस कर दो, स्ट्रेच कर दो और स्ट्रेच कर दो, इसके डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए ये हमेशा इनएक्टिव होंगे। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सारे मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, इनएक्टिव, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे हमने रोटेशन में पढ़ा था रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर, बिल्कुल सिमिलर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल केस, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। एग्जिस्ट कहाँ करती है आइडियल कोई भी चीज़। हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो भी आपका बॉन्ड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, बॉन्ड इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब आप उसे कितना भी कंप्रेस कर दो, कितना भी एक्सटेंड कर दो, कंप्रेशन एक्सटेंशन कितना भी करवा दो, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम वहाँ पे कि आप कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर दोगे तो एक पॉइंट पे आके तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दो तो रिपल्जन्स डोमिनेट कर जाएंगे, रिपल्जन्स डोमिनेट कर गए फिर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो वो होगा हमारा केस एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बॉन्ड को कितना भी कंप्रेस और एक्सटेंड कर दोगे वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, अच्छा बच्चा नहीं है वो, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपकी एनर्जी कैसे अकाउंट करते हो, ये हमने निकाला भी हुआ है, मतलब ऐसे नहीं निकाला हुआ, हमने क्वांटम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वांटम में जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, SHO जो वहाँ पे पढ़ते हैं वही है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वहाँ पे कितनी एनर्जी आती है जो हम निकालते हैं, H न्यू, ये आती है हमारी एनर्जी। यहाँ पे N हमारा क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, N इज
वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, न्यू आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दैट इज गिवन एज 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू। म्यू इज अगेन रिड्यूस्ड मास, ठीक है। के फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट है ना। 2 पाई तो 2 पाई है ही है। यहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी किस में आएगी, हर्ट्स में। और अगर आप इसको डिवाइड बाई कर दो 2c, मतलब 2c सॉरी c से डिवाइड करोगे तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, यहाँ पे यही खेल रहता है। कई बार आपसे वाइब्रेशन वेव नंबर पूछेंगे तो वेव नंबर ये, एनर्जी पूछ लेंगे और एक्चुअली आपको निकालना होगा वाइब्रेशन नंबर। तो आप हमेशा ऑप्शन देख के पता लगा सकते हो कि आपको हर्ट्स में देना है, सेंटीमीटर इनवर्स में देना है, जूल में देना है, आंसर किस में देना है। ठीक है, ये हो गया आपके वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। अब इसकी एनर्जी निकाल लो ज़रा, जैसे हमने उसमें निकाली थी। अगर हम बात करें n = 0 की, तो E0 कितनी हो गई, 1/2 h न्यू। अब एक चीज़ कौन देखना है यहाँ पे, रोटेशनल में क्या थी, 0 थी, J = 0 पे 0, और वाइब्रेशन में क्या है, n = 0 पे 0 नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम 0 पॉइंट एनर्जी। दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी, मतलब 0 पॉइंट पे भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक है, आप बात करो n = 1 की, E1 1 + 1/2 h न्यू एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 h न्यू। सिमिलरली आप बात करो n = 2 की, E2 दिस इज इक्वल टू 5/2 h न्यू। n = 3 के लिए बात करो, दैट विल बी इक्वल टू 7/2 h न्यू। निकाल लोगे ना ये तो। अब इनमें डिफरेंस देखो, इसमें कितना डिफरेंस है h न्यू का, 3/2 - 1/2, 2/2 कितना हो गया h न्यू। मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस है h न्यू का। अगर आप इसमें बात, इन दोनों में बात करोगे, 5/2 - 3/2, 2/2, अगेन h न्यू का डिफरेंस। इन दोनों में बात करोगे, अगेन h न्यू का डिफरेंस। मतलब इसके सारे एनर्जी लेवल्स में सेम डिफरेंस होता है। अगर आप इसके एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करोगे तो हमने रोटेशनल के लिए जैसे ड्रॉ करे थे उससे बिल्कुल अलग जाएंगे। उसमें गैप इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे गैप कांस्टेंट रहेगा इस तरीके से, सबके बीच में h न्यू, ये भी आपका h न्यू के इक्वल है ना। 0, 1, 2, 3 ये हो गए आपके वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। तो एक चीज़ देखो, आपकी कोई भी एक्साइटेशन करवा लो, कोई भी डी एक्साइटेशन करवा लो, सारी किसके करस्पॉन्ड होंगी, h न्यू के करस्पॉन्डिंग। अब सारी जब h न्यू के करस्पॉन्डिंग होंगी तो हमारे, अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो एक ही लाइन आएगी बस ऐसे h न्यू पे, काफ़ी इंटेंस। ठीक है, एक ही लाइन आएगी, काफ़ी इंटेंस। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें ना पॉपुलेशन की, छोड़ो उसमें करेंगे एनहार्मोनिक में। इतना समझ में आ गया, यह बात हो गई हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब अगर हम बात करते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर हमने डिस्कस कर लिया क्या चीज़ थी। ठीक है, उसमें क्या हो गई एनर्जी आपकी। अब ऑब्वियसली एनहार्मोनिक है तो कुछ ना कुछ उसमें एनहार्मोनिसिटी इनकॉर्पोरेट होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इसकी एनर्जी लिखो पहले तो, n + 1/2 h न्यू माइनस n + 1/2 स्क्वायर h न्यू x c। और ये आपकी बिल्कुल जनरल फॉर्म नहीं है, इसमें इस तरीके से आपने कभी देखा नहीं होगा। इसको आप कैसे लिखते हो, n + 1/2 ओमेगा e माइनस n + 1/2 स्क्वायर ओमेगा e x c। ऐसे देखा होगा, है ना, ऐसे देखा होगा। यहाँ पे क्या है, हमने बस h न्यू को ओमेगा ई लिख दिया। अब आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में भी डिनोट कर सकते हो, मतलब टोटली आपकी ओमेगा ई पे डिनोट करेगा। अगर ये आपने सेंटीमीटर इनवर्स में दी है तो एनर्जी भी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, क्योंकि xc इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, दैट इज यूनिटलेस, एंड xc इज द एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ना बहुत ही कम होती है। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी 0.005 या फिर 0.01, 0.01 तो बहुत ज़्यादा है, 0.007, इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे d की वैल्यू थी डिस्टॉर्शन कॉफिशिएंट की थी, कांस्टेंट की, उसी तरीके से। अब एक बात सोचो, xc की वैल्यू इतनी कम है तो ये ओवरऑल टर्म की वैल्यू तो छोटी रहेगी। आप 1000 ले आओ, चाहे इसको 1000 बना दो कैसे भी, xc की वैल्यू 0.001 रख दो, सब नलीफाई, 1 ही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये कब डोमिनेट करेगी, अगेन हायर एन वैल्यूज़ पे। ये टर्म कब डोमिनेट करेगी, हायर एन वैल्यूज़ पे। अब हायर एन वैल्यूज़ पे डोमिनेट करेगी तो ई क्या है,
धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो डेल्टा E की वैल्यू है किसी भी दो एनर्जी लेवल में वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे h न्यू थी हार्मोनिक के केस में, यहाँ पे h न्यू नहीं रह जाएगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर एन वैल्यू पे ये टर्म डोमिनेट करने लगेगी और इसके डोमिनेशन की वजह से ई की वैल्यू, मान लो पहले इन जनरल अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है ऐसे देखो इसको, मान लो इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी, इसकी वैल्यू फिक्स भी कैसे कर सकते, एन वेरी कर रहा है, इसको ऐसे देखो कि हमने पहले कुछ इसमें से माइनस करा होगा 2 फॉर एग्जाम्पल। अब ये वाली वैल्यू तो आपकी बढ़ेगी, ये 5 थी मान लो, अब इसके बाद ये 6 हो गई। अब आप इसमें से क्या माइनस करोगे, 2.1। नेक्स्ट आप इसमें से क्या माइनस करोगे, मान लो ये 7 हो गई, आप मान लो माइनस कर रहे हो अब इसमें से 2.5 या 2.8 जो भी लग रहा है ये वही मान लो 2.5, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती जाएगी हायर एन वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब ये जो ये वाली टर्म है ये डेल्टा ई, ये ई है तो इनसे हम निकालेंगे डेल्टा ई, वो कम होता चला जाएगा हायर एन वैल्यूज़ के लिए। तो अगर हम इसके लिए देखें, इसके लिए एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, एक यहाँ पे पहला इस पे, दूसरा यहाँ कहीं, मतलब अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा, लो ऐसे देख लो, ये और कम, ये फाइनली और कम हो जाएगा, ये गैप और कम हो जाएगा। मतलब हायर एन वैल्यूज़ के साथ जो हमारी स्पेसिंग है वो डिक्रीज होती चली जाएगी इन द केस ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। इतना समझ में आ गया। अब इसकी यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग हो जाएगी, ये ऊपर क्राउडिंग टाइप हो गई ना, मतलब पास पास आ गए एनर्जी लेवल्स। और यहाँ पे क्या होगा, अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मान लो एक, आगे देखेंगे इसको, मोस्ट पोटेंशियल कर्व, देखो मोस्ट पोटेंशियल कर्व हम डिफाइन किसके लिए करेंगे, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे देखो एनर्जी गैप क्या है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये है आपका n 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका करस्पॉन्ड कर रहा है डिसोसिएशन के, मतलब यहाँ पे आपका जो भी मॉलिक्यूल था उसकी एनर्जी अब इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका हो गया डिसोसिएशन फाइनली, ठीक है। ये आ गया आपका मोस्ट पोटेंशियल कर्व और दिस डिफाइंस द एक्चुअल सिनेरियो। एक्चुअल सिनेरियो ऐसा ही हो गया, ऑब्वियसली बात है जब आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कंप्रेस कर दोगे, बहुत एनर्जी दे दोगे तो क्या ही होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो वापस अपनी एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये तो है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी है ना, ये आपकी 0 पॉइंट एनर्जी है, ये आपकी डिसोसिएशन एनर्जी है। तो एक तो ये एनर्जी है, एक ये एनर्जी है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ऐसे देखो कि इतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल के पास है, मतलब हम अगर इतनी एनर्जी और दे दें, इतनी एनर्जी और दे दें तो हमारे मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी एनर्जी अगर और दे दें तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाएगा। और एक्चुअल में इतनी पूरी एनर्जी चाहिए, यहाँ इस एक्सिस से लेके ऊपर तक एक्चुअल में इतनी पूरी एनर्जी चाहिए डिसोसिएशन के लिए। तो अगर हम इसको डी ई लिखें, इसको डी नॉट लिखें और ये हमारी जेड पी ई है, इसको कुछ भी लिख दो, डी ई डी नॉट, जेड पी को जेड पी रहने दो चलो। तो आप क्या लिख सकते हो, कर्व से डी ई इज इक्वल्स टू डी नॉट प्लस 0 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 0 पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज़ जो यहाँ आपकी रहती है वो है सिलेक्शन रूल, किसके लिए, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हमने शायद दोनों के लिए नहीं देखा। अगर हम सिलेक्शन रूल की बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है। ऑन द सेम हैंड अगर हम बात करें एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की, वहाँ पे होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1 +-2, सब कुछ अलाउड हो जाएगा एक तरीके से, है ना, सब कुछ अलाउड हो जाएगा, मतलब सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हो गए अब आपके। तो यहाँ पे तो आपका एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल था, उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप क्या रह रहा था, एच न्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक इंटेंस पीक मिल जा रही थी। अब इसमें सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। इसमें हमारे कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हो गए, सबसे पहला तो ट्रांजिशन कौन सा है, V0 से V1 में, ठीक है, V इज इक्वल्स टू 0 से V इज इक्वल्स टू 1 में जा रहा है। उसके लिए आप एनर्जी डिफरेंस कैसे दोगे, ओमेगा ई 1 माइनस 2xe, ओमेगा ई 1 माइनस 2xe, ये हो गया आपका फंडामेंटल ट्रांजिशन। फंडामेंटल ट्रांजिशन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, बेसिकली फंडामेंटल ट्रांजिशन और ओमेगा ही है आपकी इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी,
इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और इसको आप डिफाइन ऐसे करो, ओमेगा नॉट लिख दो इसको। ये हो गई आपकी फंडामेंटल ट्रांजिशन, हाँ फंडामेंटल ट्रांजिशन। और इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ट्रांजिशन के इक्वल कब होती, जब उसमें कोई भी एनहार्मोनिसिटी इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब एक्सी की वैल्यू 0 हो जाए तो ओमेगा ई विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा ई इज द इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। और ये हमारी फंडामेंटल ट्रांजिशन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड आपका हो सकता है v इज इक्वल्स टू 0 से v इज इक्वल्स टू 2 में, डेल्टा v इज इक्वल्स टू +2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके लिए आप कैसे लिखोगे, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, है ना, फर्स्ट ओवरटोन। इसके लिए एनर्जी क्या आप कैसे लिखोगे, डेल्टा ई से अगर हम इसको डिनोट कर दें 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe। अब इसको याद कैसे करेंगे अभी देख लेंगे, अभी के लिए फॉर्मूला देखो, ये होगी फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली v इज इक्वल्स टू 0 से v इज इक्वल्स टू 3 में भी पॉसिबल है, ये हो गया हमारा सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, इसके लिए डेल्टा ई आप कैसे लिखोगे, 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4xe, है ना। एक आपका आता है हॉट बैंड, हॉट बैंड का मतलब है b इज इक्वल्स टू 1 से v इज इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन। और उसके लिए आप कैसे लिखेंगे डेल्टा ई की वैल्यू, उसके लिए आप लिखेंगे ओमेगा ई 1 माइनस 4xe, है ना। ये हो गई आपकी हॉट बैंड के लिए। अब ये बताओ कि ये सारे ट्रांजिशंस क्या इक्वली प्रोबेबल हैं, मतलब इक्वल इंटेंसिटी, प्रोबेबल तो है, इंटेंसिटी की बात करो। देखो ये वाला जो ट्रांजिशन है फंडामेंटल ट्रांजिशन, इसकी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। फर्स्ट ओवरटोन की उससे कम इंटेंसिटी, ये v इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये हो गया आपका फंडामेंटल ट्रांजिशन, ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, हाँ, और ये हो गया आपका सेकंड ओवरटोन। ये होगा आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ये उससे कम इंटेंसिटी और ये उससे कम इंटेंसिटी। और अगर आप कोई ऐसा ट्रांजिशन करवाओ तो ये उससे कम इंटेंसिटी, मतलब जितना आपका डेल्टा वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन कम होगी। और अगर जो हम बात करें हॉट बैंड की, हॉट बैंड क्या है, v इज इक्वल्स टू 1 से v इज इक्वल्स टू 2 में, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम यहाँ पे बात करें वाइब्रेशंस में तो v इज इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला एनर्जी लेवल है। रोटेशन में ऐसा नहीं था, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम एनर्जी वाला मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला एनर्जी लेवल है। v इज इक्वल्स टू 1 की पॉपुलेशन कम है v इज इक्वल्स टू 0 से। अब ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन कम है तो ट्रांजिशन भी कम होंगे, ट्रांजिशन कम है तो इंटेंसिटी कम होगी। तो जो हॉट बैंड है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल ट्रांजिशन। अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, अब सारी तो आपकी डिमिनिशिंग इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, कि फर्स्ट ओवरटोन है तो सेकंड से ज़्यादा की होगी, फंडामेंटल तो अलग पता चल गई। अब डिमिनिशिंग इंटेंसिटी के साथ देख लो, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी वो फर्स्ट ओवरटोन, फिर और देखो फिर सेकंड जो लीस्ट इंटेंस है वो आपकी सेकंड ओवरटोन। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मोस्ट मैक्सिमम वो तो आपने निकाल दी, अब बची हुई में से मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉट बैंड की बात करोगे उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, हॉट बैंड की हमारी ट्रांजिशन है 1 से लेके 2 में, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो मतलब आप मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी दे रहे हो, मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी दे रहे हो तो मॉलिक्यूल्स v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 1 में जाने लगेंगे और v इक्वल्स टू 1 की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है, पता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा हायर एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। अब v इक्वल्स टू 1 में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो ट्रांजिशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, ट्रांजिशन इंक्रीज़ हो गए तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर आप पॉपुलेशन को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो हॉट बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, बट जो आपके ओवरटोन्स हैं इन सब की इंटेंसिटी जो है अनअफेक्टेड रहेगी, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी अनअफेक्टेड रहेगी, जबकि हॉट बैंड की जो इंटेंसिटी है वो मतलब बढ़ जाएगी। अब एक कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन अब बताओ, इतना तो हमें पता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, मान लो ये एक हो गया, ये एक दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गया, इसके अंदर होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल, इसके भी अंदर होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये हो गया v इज इक्वल्स टू 1 और ये हो गया v इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है J012 होंगे, इसमें भी कहीं J012 होंगे। ये तो पता है कि वाइब्रेशन के अंदर रोटेशन कंटेंट होते हैं और वाइब्रेशन किसके अंदर कंटेंट होंगे, फाइनली इलेक्ट्रॉनिक के अंदर।
पहले इतना देखो कि अगर हम 0 रख रहे हैं वैल्यू रोटेशनल क्वांटम नंबर की, तो रोटेशन तो नहीं हो रही है, उसकी एनर्जी 0 हो गई। लेकिन अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन में कुछ ना कुछ 0 पॉइंट एनर्जी है। तो एक बात बताओ, जब आपने ज़्यादा एनर्जी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, आपने ज़्यादा एनर्जी दी है तो रोटेशन नहीं हो रही होगी, मतलब रोटेशन एनर्जी 0 हो गई, जबकि वाइब्रेशन एनर्जी कुछ ना कुछ है। मतलब जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी वो काम तो हो रहा है, और कम एनर्जी जिसको चाहिए थी वो वाला काम नहीं हो रहा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो, जहाँ पे भी हमने डेरिवेशन करा होता है इसका कि एनर्जी कैसे आती है रोटेशनल और वाइब्रेशन की, तो जब हमने रोटेशनल की बात की होती है, जब हम रोटेशन का डेरिवेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम अकाउंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो वहाँ पे क्या अकाउंट करते हैं हम, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। इसी की वजह से इसकी तो कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0 क्वांटम नंबर पे, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी 0 क्वांटम नंबर पे, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ो। वाइब्रेटिंग रोटर, देखो अभी हमने बात करी, जैसे अभी हमने ये देखा कि हमारे पास वाइब्रेशंस भी है, रोटेशंस भी हैं। अगर आप वाइब्रेशन के लिए एनर्जी दोगे, ऑब्वियस सी बात है रोटेशन को तो कम एनर्जी चाहिए, आपने वाइब्रेशन करवाना चाह रहे हो, साथ साथ रोटेशन होगा ही होगा, कुछ भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। दीज आर एक्कम्पनीड बाय ईच अदर। अगर आप इसकी बात करोगे वाइब्रेशन की और रोटेशन की, तो ये आपका हो गया v = 0 लेवल, ये हो गया v = 1 लेवल। इसके अंदर कंटेंट ये j लेवल्स, इसके अंदर कंटेंट ये j लेवल्स। पॉसिबिलिटी क्या है, डेल्टा j = -1, मतलब 1 से 0 में चला जाए, ठीक है। 1 से 0 में गया तो डेल्टा j कैसे आएगा, 0 - 1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -1। ये सारे ट्रांजिशन हो गए डेल्टा j = -1, और ये सारे ट्रांजिशन हो गए डेल्टा j = +1 के। अब अगर आप यहाँ पे एनर्जी देखना चाहोगे तो एनर्जी कैसे लिखोगे, इसको बोलते हैं पी लाइन्स, डेल्टा j = -1 के लिए, और इसको बोलते हैं आर लाइन्स, ठीक है। डेल्टा j = +1 के लिए, दैट इज दीज आर आर लाइन्स एंड दीज आर पी लाइन्स, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इसको देखो अब इनकी एनर्जी कैसे दी जाएगी, यहाँ से देखने की बजाय आप यहाँ से याद करने की कोशिश करो। अब एक चीज़ इसमें देखना, ये हमारा वाइब्रेटिंग रोटर है, मतलब वाइब्रेशन प्लस रोटेशन दोनों आपने अकाउंट करी हुई है इसमें। यहाँ पे जो आपकी पहली पीक आएगी, यहाँ पे जो पहली पीक आएगी और यहाँ पे जो पहली पीक आएगी, उसको हम R0 बोल रहे हैं, इसको हम P1 बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? R0 हम इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोअर रोटेशनल लेवल 0 हो सकता है, यहाँ पे रोटेशनल लेवल 0 हो सकता है, 0 से 1 में ट्रांजिशन होकर डेल्टा j +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 0 से ट्रांजिशन कराओगे तो j = -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में डेल्टा j -1 आएगा ही नहीं। तो डेल्टा j -1 जितनी भी ट्रांजिशन स्टार्ट होंगी वो j', ठीक है। इट इज़ कन्वेंशनल कि हम जो लोअर लेवल्स हैं उनको j" से डिनोट करें और इनको j' से, ठीक है। तो यहाँ पे p लाइंस के लिए आप j" की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि आप j' आपके पास -1 नहीं है, इसीलिए जो ये p लाइन शुरू होंगी वो आपकी j" = 1 से स्टार्ट होंगी। अब जब ये j" = 1 से स्टार्ट हो रही है तो उसी के लिए हमने यहाँ पे p1 लिखा है, क्योंकि डेल्टा j = -1 के लिए हमारे पास p लाइन्स आ रही थी, ठीक है। p q r, डेल्टा j -1 0 +1, ठीक है। ये वाली ट्रांजिशंस नहीं, सॉरी, सिलेक्शन रूल किसके लिए, डेल्टा j के लिए। अब एक चीज़ देखो, ये आपके फंडामेंटल यहाँ कहीं लाई करेगी, इस तरीके से कुछ समझो, सेंटर में, इन बैंड्स का सेंटर। तो इन बैंड्स के सेंटर से जब आप इस तरफ जाओगे अपने राइट की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, और जब आप अपने लेफ्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। आगे समझ में? मतलब अगर आप इस साइड जा रहे हो ये, तो यहाँ पे आपकी इंक्रीज़ होगी फ्रिक्वेंसी, और इस साइड आ रहे हो तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और किस में से इंक्रीज़ होगी, ये है आपकी ω0, इसमें से ω0 किसके इक्वल थी, ω0 आपकी इक्वल थी ω(E1 - 2xc). अच्छा हाँ, हमने ये देखा ही नहीं कि इसे याद कैसे करना है, इसको यहीं देख लो। देखो फंडामेंटल के लिए आप पहले लिखो ω(E) 1 यहाँ से लिखो 2xc, इसको लिखो 3xc, इसको लिखो 4xc, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 2 3 3 4, ये होगी फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। और अब ये हो गया आपका हॉट बैंड 1 - 4xc, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आओ, यहाँ से ω0 में कुछ फ्रिक्वेंसी प्लस होगी, तो ω0 प्लस
अब देखो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस वन के लिए हमने पीछे निकाल कर आए थे ना 2bj+1, जहाँ पे डेल्टा जे प्लस माइनस वन से चेंज हो रहा होगा वहाँ पे 2bj+1 लिखते हैं, ठीक है। हमारा एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप हमने यहाँ से देखा प्लस में जा रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे J+++1, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे होगा ओमेगा नॉट प्लस माइनस, क्योंकि लेसर फ्रिक्वेंसी साइड है तो -2bj'+1, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, -2bj'+1 प्लस 2bj'+1, है ना। इसको याद कैसे रखोगे, जहाँ पे हमने प्लस किया मतलब एक चीज़ एक तरीके से इंक्रीज़ करी तो हमने लोअर वाला लेवल लिया, प्लस इंक्रीज़ किया तो हमने लोअर वाले लेवल के लिए जेड वैल्यूज़ ली, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो हमने हायर वाले जे की वैल्यू ली, ठीक है। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हो, है ना। ये हो गया आपका वाइब्रेटिंग रोटर। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन एंड इट्स ब्रेकडाउन। देखो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग एक तो हम पढ़ते हैं कि इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती, इतने फास्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। एक तरीके से हम इसको और दे सकते हैं कि अगर हम वाइब्रेटिंग रोटर की बात करें तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन की अलग से एनर्जी लो, रोटेशन की अलग से एनर्जी लो और उसको प्लस कर दो। मतलब जितनी भी एनर्जीज़ की हम बात कर रहे हैं उनको इन शॉर्ट अलग से लेके प्लस कर दो और ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही हैं। इतनी बात समझ में आई। ये दोनों एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों को ला के ऐड किए, ये हो गई आपकी ई टोटल। लेकिन एक बात सोचो, जब हम बोल रहे हैं रिजिड रोटर, ठीक है, अगर हम रिजिड रोटर के लिए एनर्जी लिखेंगे, वाइब्रेशन के लिए रिजिड नहीं, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर एंड नॉन रिजिड रोटर, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर V+½ ओमेगा ई माइनस V+½ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई प्लस BJ+1 माइनस DJ² J+1 होल स्क्वायर। ये हो गई हमारा टोटल एक्सप्रेशन इसके लिए। तो यूजुअली पता है हम क्या करते हैं, हमने जैसे अभी पीछे वाला एक्सप्रेशन लिखा था, इस एक्सप्रेशन में हमने ओमेगा नॉट तो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने किसको कंसीडर करके, एनहार्मोनिसिटी को कंसीडर करके लिया। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा ई 1 - 2xe। यहाँ पे कर ली एनहार्मोनिसिटी कंसीडर, बट यहाँ पे नहीं की, मतलब हमने यहाँ पे कर दिया डी को इग्नोर। कंसेप्चुअली देखा जाए ये चीज़ गलत है, क्योंकि अब जब आपका बॉन्ड रिजिड नहीं है तभी तो वो वाइब्रेट करेगा, और जब वो वाइब्रेट करेगा तभी तो उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आएगा। आगे बात समझने, बॉन्ड ही आप रिजिड बोल दे रहे हो, डी की वैल्यू 0 कर रहे हो, डी की वैल्यू 0 कर दी, बॉन्ड रिजिड हो गया। बॉन्ड रिजिड हो गया तो वाइब्रेशंस कहाँ से आई, और वाइब्रेशन छोड़ो एनहार्मोनिसिटी भी आ गई, है ना। तो अगर वैसे लॉजिकली देखें तो इनकरेक्ट है, लेकिन क्योंकि डी की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए हम इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। लोअर जे वैल्यूज़, लोअर वी वैल्यूज़ के लिए हम इग्नोर करके चल सकते हैं डी की वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अगर हम प्रॉपर्ली देखें तो एक बात बताओ, जब रिजिड रोटर नहीं है ना, रिजिड रोटर नहीं है तो क्या वाइब्रेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है। उसको उल्टा भी देखो, अगर आप वाइब्रेशंस करवा रहे हो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इक्विलिब्रियम वाली वो चेंज होगी तो क्या है, आई चेंज होगा। आई क्या है, μr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो चेंज होगा तो उससे क्या है, बी वैल्यू चेंज होगी, और बी वैल्यू चेंज होगी तो ई जे वैल्यू चेंज होगी। आ गई ये चेंज समझ में। वाइब्रेशन हो रही है तो आर चेंज होगा, आर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, वो चेंज होगा तो बी चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो ई जे की वैल्यू चेंज होगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आप इनको एज सेपरेट बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे होता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने पता नहीं, इसके अकॉर्डिंग, इस अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आपने दोनों को अलग अलग ले लिया, प्रेस कर दिया, लेकिन एक दूसरे को ये अफेक्ट कर रहा है। मतलब जहाँ पे भी रोटेशन और वाइब्रेशन का इंटरेक्शन आपस में शुरू हो जाए वहाँ पे आपका बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन का ब्रेक डाउन हो जाता है। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास वाइब्रेशंस कैसे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं या परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो सकते हैं। अगर हम पैरेलल वाइब्रेशन की बात करें तो वो होंगे सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑफ सिमेट्री, है ना। और अगर हम परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस की बात करें तो ये होंगे नॉट सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास दो तरीके के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। जब हम बात करते हैं पैरेलल वाइब्रेशन और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन,
इधर लिख ले रहे हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी पैरेलल वाइब्रेशन। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 ±1 एंड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +1, ये होता है सिलेक्शन रूल। जबकि जब हम पैरेलल वाइब्रेशन की बात करें तो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +1 एंड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +1, ये होता है सिलेक्शन रूल। ठीक है, अभी सिलेक्शन रूल कहाँ से आया बिल्कुल भी मत जाना है इसमें, बस इसको सीधा देखो कि यहाँ से हमारे पास सिलेक्शन रूल ये होता है और यहाँ पे ये होता है। और एक चीज़ हमने ये और पढ़ी थी अभी ही कि अगर हम बात करें ऐसे, डेल्टा जे वैल्यूज़ की एक होती है +1, एक होती है -1 0 +1, इसके करस्पॉन्डिंग पी लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग क्यू लाइन और इसके करस्पॉन्डिंग आर लाइन्स आती हैं। ये वाली बात ठीक है। इसका मतलब जितनी भी आपकी परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगी वहाँ पे आपकी क्यू लाइंस आएंगी, और जितनी भी आपकी पैरेलल वाइब्रेशन होंगी वहाँ पे कोई भी क्यू लाइन नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर में क्यू लाइंस आएंगी और इसमें क्यू लाइंस नहीं आएंगी। तो अब यहाँ से जो आपके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, वो इससे रिलेटेड होते हैं। कैसे कि अगर मान लो आप बात कर रहे हो लीनियर मॉलिक्यूल्स की, या इसको बिल्कुल ही समराइज कर दें, अगर पी आर लाइन्स आ रही हैं, अगर सिर्फ पी आर लाइन्स हैं तो उसका मतलब है हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है और डाई एटमिक है, लीनियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल। और अगर पी आर प्लस पी क्यू आर लाइन्स आ रही हैं तो पी आर का मतलब क्या था हमारा, पी आर का मतलब था मॉलिक्यूल इज लीनियर, लेकिन उसके साथ अब पी क्यू आर भी आ रही हैं तो दैट इज पॉली एटमिक। ऐसे याद कर लो बस। आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आपको पी आर कॉन्टूर देखने मिला या फिर आपको पी क्यू आर कॉन्टूर देखने मिला। अगर आपको दोनों देखने मिले तो आपका लीनियर पॉली एटमिक मॉलिक्यूल होगा, और अगर आपको सिर्फ पी आर लाइन्स देखने मिली तो दैट विल बी लीनियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना नोट करो। अब एक केस और अराइज होता है यहाँ पे कि अगर आपके पास सिर्फ पी क्यू आर लाइन्स देखने मिले, अगर सिर्फ पी क्यू आर है, पी आर का मतलब था लीनियर, ठीक है, पी आर का मतलब था लीनियर, अब पी आर आई नहीं रही, सिर्फ पी क्यू आर लाइन आ रही है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन लीनियर, और पॉली एटमिक तो है ही है क्योंकि पी क्यू आर है ना। पी आर का मतलब लीनियर, पी आर प्लस पी क्यू आर मतलब पी आर से आया लीनियर, पी क्यू आर से आया पॉलीमेटमिक। और अगर सिर्फ पी क्यू आर तो पी आर से था लीनियर, पी आर यहाँ आया नहीं तो नॉन लीनियर, और बाकी बचा पी क्यू आर है, इसका मतलब पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। देखो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली लाई करती है हमारी विजिबल रीजन में, पर हमें इन्फॉर्मेशन देगी या तो जहाँ पे उस रीजन का जहाँ पे हम वाइब्रेशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, मतलब हम जिसमें रेडिएशन यूज़ करेंगे सॉर्ट ऑफ विजिबल रीजन की, बट हमारे को इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, या तो आईआर रीजन की या फिर माइक्रोवेव रीजन की, वहाँ पे आती है। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो कंसेप्ट हमारे पास, एक तो क्लासिकल कंसेप्ट, एक क्वांटम एक्सप्लेनेशन। दोनों देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वांटम एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली मोस्ट एक्यूरेट टाइप्स होती है, बट यहाँ पे क्लासिकल एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा कि जो सिलेक्शन रूल है रमन स्पेक्ट्रम का, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, अगर किसी ने पहले पढ़ी हुई है तो वो सिलेक्शन रूल वैसा ही क्यों है। ठीक है, मतलब वही सिलेक्शन रूल क्यों है, तो वहाँ से देखो। अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकली तो हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा इस लेवल में, उस पे रेडिएशन आई, उसका एक्साइटेशन हुआ, वो यहाँ पे गया, अब ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड होगा तो यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितनी रेडिएशन, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी होगी उतनी ही एनर्जी इसने एमिट कर दी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से वापस उसी स्टेट में आ गए जिस स्टेट से इसने अपना एक्साइटेशन करवाया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेले स्कैटरिंग, क्योंकि आपको सेम फ्रिक्वेंसी की मिल गई। यहाँ पे एच न्यू, अगर मैं एमिटेड फ्रिक्वेंसी लिखूँ तो वहाँ पे एच न्यू ही एमिटेड फ्रिक्वेंसी होगी, और इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी क्या थी, एनर्जी बोल लो, इंसिडेंट भी हमने एच न्यू ही करवाई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लो एक्साइटेशन हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया और आके सबसे नीचे न जाने की बजाय यहीं कहीं रुक गया। अगर यहीं कहीं रुक गया तो पहले तो इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, लेकिन अब रिलीज़ कितनी करी, सिर्फ इतनी ही, है ना। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर तो गया, पर रिलीज़ कितनी करी, इतनी। इसका मतलब एच न्यू में से कुछ माइनस हुआ होगा, मान लो कुछ एक्स माइनस हुआ होगा, यहाँ पे ये होगी हमारी जो एमिटेड रेडिएशन है। और एक केस क्या हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल हमारा ऑलरेडी ही एक्साइटेड स्टेट में हो, उसने एक्साइटेशन किया हो, और उसके बाद जब डी एक्साइट करे तो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। मतलब एब्जॉर्ब तो उसने इतनी करी,
ठीक है, एब्जॉर्ब उसने इतनी करी पर एमिट उसने इतनी करी, ज़्यादा एमिट करी, तो इनिशियल में कुछ प्लस हो गया होगा, इनिशियल में कुछ प्लस हो गया होगा, एब्जॉर्ब इतनी करी और एमिट इतनी कर दी, इतनी ज़्यादा, प्लस एक्स। तो अब एक बात सोचो, जो हमारा जो भी हमारे एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑब्वियसली कम ही होंगे नंबर में, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होंगे, बट हमेशा नंबर में कम होंगे देन द ग्राउंड स्टेट। ये बात हमारी वेल अंडरस्टूड है। इसका मतलब ये वाली जो रेडिएशंस हैं ये ज़्यादा हुई होंगी इस तरीके की, और ये वाली रेडिएशंस कम हुई होंगी। तो इनको क्या बोलते हैं, अगर हम नेम दें तो ये होंगी जो हमारी सेम रेडिएशन एमिट कर देंगी, ये होंगी रेले स्कैटरिंग। और ये वाली जो दोनों रेडिएशन एच न्यू प्लस एक्स एंड एच न्यू माइनस एक्स, एच न्यू प्लस एक्स एंड एच न्यू माइनस एक्स, ये कलेक्टिवली इनको बोलते हैं रमन, रमन रेडिएशंस या रमन स्कैटरिंग। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी हमें ज़्यादा मिली, मतलब इसने एनर्जी एमिट करी। ये होंगी हमारी, इससे जो लाइंस आएंगी उनको बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है, और इनको बोलेंगे हम स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन। अब एक चीज़ याद रखना, हमने अभी तक ये लेवल ना डिफाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ एक जनरल एनर्जी लेवल लेके चले हैं। ये हमारी एंटी स्टोक्स लाइन हो गई जहाँ पे हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखने मिलेगी, ये हमारी स्टोक्स लाइन हो गई। अब एक बात याद रखो, ये जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन है, जो रमन स्कैटरिंग है, इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेले स्कैटरिंग। एज़ कम्पेयर टू रेले स्कैटरिंग रमन की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। और इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल इनिशियली प्रेजेंट हो, इसके चांसेस बहुत कम है और पॉपुलेशन भी बहुत कम होगी। तो इस वजह से एंटी स्टोक्स की कम होगी इंटेंसिटी, एंड स्टोक्स की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। ये तो हो गई आपकी क्वांटम एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर हम जाएँ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली हम करते हैं कंसीडर पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड बेसिकली ये बताता है कि कोई भी हमारा जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फील्ड। ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, और अगर उस पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड में कोई चेंज आएगा रोटेशन पे या वाइब्रेशन पे, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, अगर हम रोटेशन की बात करें तो अगर मान लो कुछ पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड ऐसा है, आप इसकी एंड ओवर एंड रोटेशन कराओ, एंड ओवर एंड रोटेशन, एंड ओवर एंड रोटेशन करवाने से, अब हम ये कहाँ जंप कर गए, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में। एंड ओवर एंड रोटेशन करवाने से अगर डायपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई नहीं पूछेगा। पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ही उस साइड में उस पोलरॉइड की इलिप्सॉइड की रेडियस कम होगी, एक्सिस बोलो बेसिकली इसको, ये वाली वैल्यू कम होगी। इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, और ये वैल्यू ज़्यादा है ये वाली, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी कम है। पोलराइजेबिलिटी इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका अगर डायपोल मूवमेंट में चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा रमन एक्टिव, और अगर चेंज नहीं आ रहा है तो रमन इनएक्टिव। एंड ओवर एंड रोटेशन की बात करेंगे तो डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा। अब बात करूँ, जब आप रोटेशन कराओगे इस इलिप्सॉइड का तो आपको टू टाइम्स आपको सेम अपीयरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे बात कर, 2 टाइम्स आपको सेम अपीयरेंस देखने मिलेगा। यहाँ पे आओ वापस से, तो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-2, ये +-2 वहाँ से आया क्योंकि आप जब इसकी रोटेशन कराओगे इस पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की, वो आपको 2 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस देगा, सिमिलर अपीयरेंस। ठीक है, रोटेशन वगैरह हम सब पढ़ के आए हैं। उसकी वजह से डेल्टा जे की वैल्यू रोटेशनल रमन में होती है +-2। ये बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्पेक्ट्रा कैसे देखेगा। देखो, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप से देखेगा। अगर ये मान लो यहाँ कहीं आपकी एक्साइटिंग रेडिएशन थी जिसको आपने बोल दिया न्यू ई बोल दो, ठीक है, इसको आपने बोल दिया न्यू ई, तो ये हो गई आपकी हायर फ्रिक्वेंसी साइड। इसका मतलब ये होंगी आपकी एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, दीज आर एंटी स्टोक्स लाइंस। और ये हो गई आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी साइड, तो दीज आर स्टोक्स लाइन, दीज आर स्टोक्स लाइन। अब ये गैप कैसा होता है, यहाँ पे जैसे वाइब्रेटिंग रोटर में गैप था, यहाँ पे अलग होता है। वहाँ पे ये पूरा गैप 4b था, यहाँ पे ये पूरा गैप कितना है 12b, और इधर इधर देखा जाए ये 6b ये 6b,
देन दिस इज़ 4b। वहाँ पे कितना था ये वाला गैप वाइब्रेटिंग रोटर में 2b का, और यहाँ पे ये गैप कितना है 4b का। ठीक है, ये है आपका प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इस तरीके से। अब देखो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-2 हमने बोला है, तो अगर हम डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +2 की बात करें, मतलब ई जे प्लस टू माइनस ई जे, इसको निकालो तो बी जे इंटू जे प्लस 1 था, बी जे की वैल्यू क्या है j+2 और j+1 मतलब ये j+3 हो गया, माइनस बी जे के लिए क्या है वैल्यू j+1 है ना। इसको आपको करना है सॉल्व, बी कॉमन लो, ये आया आपका j² + 5j + 6 माइनस बी j² + j, इसको करो सॉल्व, ये आया j² + 5j + 6 माइनस j² माइनस j, है ना। ये आप डेल्टा j +2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका b, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 4j + 6। ठीक है, b 4j + 6। ये हो गया आपका रोटेशन में, जैसे जो एनर्जी लेवल्स की हमने बात करी थी ना, यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स की बात करी थी, ये एनर्जी लेवल्स अब हम मान रहे हैं रोटेशन वाले, जब हम रोटेशन कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे ये वाला जो एक्स डिफरेंस है एनर्जी लेवल का ही तो डिफरेंस है बेसिकली, ये एक्स डिफरेंस एनर्जी लेवल का है। तो अगर हम यहीं पे दिखाना चाहें कि रोटेशन में हम कैसे कर रहे हैं, तो रोटेशन में कुछ इस तरीके के ट्रांजिशन होंगे, डिफरेंट कलर से ले लो। रोटेशन में यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन आएगा यहाँ डेल्टा जे की वैल्यू +2 -2 मेंटेन करता हुआ, यहाँ से यहाँ जाएगा पर आएगा नीचे। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी एंटी स्टोक्स लाइन और ये कौन सी हो गई आपकी स्टोक्स लाइन रोटेशन के केस में, है ना। हाँ देखो, ये इसने क्या करा, एनर्जी थोड़ी सी गेन कर ली, तो ये हो गई आपकी स्टोक्स लाइन और ये हो गई आपकी एंटी स्टोक्स लाइन। तो उसके लिए हमने जैसे -x + x लिखी थी, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एक्साइटिंग रेडिएशन थी ν e, तो उस ν e में प्लस करोगे एनर्जी कितनी b4j + 6, ठीक है ना, b4j + 6, और यहाँ पे स्टोक्स लाइन के लिए माइनस करो। ये ऐसे मत देखना कि यहाँ पे तो -4 भी लिखा है, यहाँ क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ गैप -4 भी है इन लाइंस के बीच का, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्साइटेशन की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी है इन जनरल, ठीक है। एंटी स्टोक लाइन मतलब आप किसी एक लाइन की एनर्जी की बात कर रहे हो कि वो किस फ्रिक्वेंसी पे लाई कर रही होगी, आप किसी लाइन के गैप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंटी स्टोक्स में प्लस पे जाएगा और इसमें जो एनर्जी होगी वो माइनस में होगी, -b4j + 6, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये हो गया आपका प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे इसकी, ये कब आएगी, जब डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0, ±2, है ना, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। डेल्टा जे 0 होगा तो आपके लिए क्या आएंगी, रेले लाइंस, और +-2 पे स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा की। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने रोटेशन देखा था, सिमिलर ग्राउंड्स पे वाइब्रेशन में क्या होगा, आप वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स कंसीडर करोगे, बस उतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। आपने अगर एक्साइटिंग रेडिएशन है कुछ ये, तो अगर आप एंटी स्टोक्स न्यू ई अगर आपकी एक्साइटिंग रेडिएशन है, तो आप एंटी स्टोक्स कैसे देंगे, एंटी स्टोक्स आएंगे कुछ फ्रिक्वेंसी पे जो इसमें ऐड होगी, इससे कुछ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी पे आएंगी एक्साइटिंग स्टोक्स, एंटी स्टोक्स रेडिएशन, ठीक है। एक्साइटिंग प्लस ω0, है ना, ये होंगी आपकी +ω0 पे। और अगर आप बात करोगे किसकी, एंटी स्टोक्स लाइन की, तो वो होंगी -ω0 पे, ये होगी आपकी स्टोक्स लाइन। न्यू ई क्या है आपकी एक्साइटिंग, और दोनों की यूनिट सेम करना, जूल और सेंटीमीटर इन्वर्स मत कर देना, दोनों ही आपके सेंटीमीटर इन्वर्स में होंगे, +ω0 एंड -ω0। ये सिंपल है आपका वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर्स की। अब रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बोल रहे थे ना कि वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो रोटेशन भी तो वहाँ पे होगा, वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो रोटेशन भी वहाँ पे होगा। तो अगर ऐसे देखो आप कि वाइब्रेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, और रमन स्पेक्ट्रा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्साइटिंग रेडिएशन है वहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे
हाँ, स्टोक्स लाइन की, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टोक्स लाइन की बात करें, या ऐसे भी छोड़ो, जैसे आपने वाइब्रेशन में कौन सी लाइंस होती है हमारी, PQR लाइन होती है वाइब्रेशन में, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-2, तो वहाँ पे क्या होंगे OPQRS -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे कौन सी लाइन आएंगी, O लाइन्स, S लाइन्स एंड Q लाइन्स, ठीक है, ये वाली लाइन्स आएंगी हमारे पास। तो अगर हम बात करें स्टोक्स रेडिएशन की, अगर हम पहले, हाँ देखो ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, रमन है, रमन को अभी अलग रखो, अभी लो आप वाइब्रेशन और रोटेशन, ठीक है। अगर आप वाइब्रेशन और रोटेशन की बात करोगे तो OPQRS, हाँ, तो O लाइन्स की अगर आप बात करें, O लाइन्स की, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, माइनस में था तो ω0 माइनस समथिंग कितना B4J + 6, O लाइन्स की अगर हम बात करें। और सिमिलरली अगर हम बात करें S लाइन्स की, तो ω0 प्लस B4J + 6, ये वाली चीज़ हो गई है ना। और अगर आप बात करोगे किसकी, फाइनली स्टोक्स लाइन की, अगर आप स्टोक्स लाइन की बात करोगे तो स्टोक्स लाइन में क्या है, ये ओवरऑल इंटेंसिटी माइनस होगी, यहाँ आपने अकाउंट कर लिया रमन, वाइब्रेशन और रोटेशन, यहाँ आप अकाउंट करो रमन भी इंक्लूड कर लो, तो वहाँ पे क्या होगी, एमिटेड लिख लो इसको, और ये हो गई न्यू एक्साइटिंग, एक्साइटिंग जो रेडिएशन है वो, उसमें से माइनस करोगे ये, तो ये आ गई आपकी O लाइन के लिए। और अगर आप बात करोगे S लाइन के लिए, स्टोक्स में ही चल रहे हैं अभी हम, ठीक है, अगर आप S लाइन्स की बात करोगे तो वो कहाँ आएंगी, -S पे, ठीक है, -S पे। और अगर Q लाइन्स की बात करोगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म तो होगी नहीं, सिर्फ इसमें से ये माइनस करना होगा आपको। अगर आप Q लाइन्स की बात करोगे रमन स्पेक्ट्रा में, तो वहाँ वो कहाँ आएंगी आपकी, न्यू एक्साइटिंग -ω0, बस ये Q लाइन्स के लिए, ये आपकी O लाइन्स, और ये हो गई आपकी न्यू एमिटेड फॉर S लाइन्स, है ना, ये समझ में आ गया। सिमिलरली आप एंटी स्टोक्स के लिए भी लिख सकते हो, वहाँ पे प्लस हो जाएंगी ये फ्रीक्वेंसी, बस यहाँ पे आपने क्या अकाउंट कर लिया, डेल्टा J +-2 करके वाइब्रेटिंग रोटर, और यहाँ पे आपने क्या अकाउंट कर लिया कि अब वाइब्रेटिंग रोटर की बात कर ली, अब रमन में आ जाओ, तो ये हो गई आपकी रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर्स, है ना। इस साल नेट में आया था ऐसा एक क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, वहाँ पे ये पता होना चाहिए ना फिर कि हम रोटेशनल, वाइब्रेशन और रमन तीनों को भी साथ पढ़ते हैं, है ना, मतलब कर सकते हैं ना साथ में, इस तरीके से उसको कंपाइल कर लो। ये बात होगी आपकी रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर्स की। लास्ट बात आती है एक्टिविटी इन रमन स्पेक्ट्रा। देखो हमने सबकी एक्टिविटी डिस्कस की थी। अगर हम रोटेशनल में बात करें, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें वाइब्रेशन में, तो वाइब्रेशन शुड प्रोड्यूस चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, वो होगी वाइब्रेशन की। अब अगर हम रमन की बात करें तो रमन में हमारे पास दो थे, एक प्योर रोटेशनल, एक था प्योर वाइब्रेशन। तो प्योर रोटेशन में आपके सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे एक्सेप्ट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर आप बात करो प्योर रोटेशन की, अगर आप बात करेंगे प्योर रोटेशन की, तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव एक्सेप्ट व्हाट, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। परफेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम पॉइंट ग्रुप इस तरीके से डिनोट करें तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट हो गए, ठीक है। स्फेरिकल टॉप्स बोल लो इन शॉर्ट। और अगर आप बात करो प्योर वाइब्रेशन की, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स दे दें और फिर उसके बाद पूछे कि इनमें से किसका आप कौन सा स्पेक्ट्रा ले सकते हो, किसका स्पेक्ट्रा आएगा, किसका नहीं आएगा, सिलेक्शन रूल, ये सब आ सकता है ना। प्योर वाइब्रेशन की अगर बात करें तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक्टिव होंगे, इवन तक कि जो आपके होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, जो आपके नॉर्मल वाइब्रेशन, जो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा था, रमन नहीं, प्योर वाइब्रेशन, ये प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा है। हम बात कर रहे हैं प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की, वहाँ पे आपका ये इनएक्टिव था। तो यही है इंपॉर्टेंस रमन स्पेक्ट्रा की, कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्योर वाइब्रेशन से नहीं निकाल पा रहे थे, आप रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रो से निकाल सकते हो। रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके आप वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी थ्योरी वाली क्लास, है ना। अब इसके बाद जो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे
जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है, उसकी जो है शेप प्रेडिक्ट कर दो, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी निकलवा लेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी, डिसोसिएशन पे आते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, वो सब देखेंगे जो हम करेंगे कैलकुलेशन, मतलब जो क्वेश्चंस वाली क्लास है वो। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।